हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारावाही जो कुंडली होती है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, इस बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उस चुंबकीय द्विध्रुव को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, उस बल आघूर्ण का हम लोग फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक भारी नाभिक के चारों ओर जब घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन एक धारावाही कुंडली के तुल्य होता है, उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, उसका कोई संवेग से तुलना करेंगे, बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, उसका मान क्या है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब उसे जाने से पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं नोट करके। तो इसमें क्या है कि हम लोग धारावाही कुंडली को देखेंगे, वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। धारावाही कुंडली क्या है? एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इसको हम देखे हैं स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम उसको लटका दें तो देखा जाता है कि कुंडली का एक तल जो है उत्तरी सिरा में उत्तरी दिशा में और एक तल जो है वो दक्षिणी दिशा में आके ठहरता है। और भी एक तरीका बताएंगे कि कौन सा उत्तरी ध्रुव होता है उसका, कौन सा दक्षिणी ध्रुव होता है, और फिर उसकी ध्रुवता कैसे निकालेंगे ये भी अभी बताते हैं। चलिए, तो पहली बात यह है कि यदि धारावाही कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इसका एक तल उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। मतलब कहने का मतलब यह होता है कि अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो एक तलों के बीच की दूरी तत्यल्प होती है, मतलब वो उसके जो फेस होते हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इस तरह का फेस होता धारावाही कुंडली है ये। तो इस तरह का जो फेस सामने है एक पीछे है, हालांकि इनके बीच की गैपिंग बहुत ही जीरो होती है लगभग। तो एक फेस इधर आएगा दक्षिण की तरफ और एक फेस उत्तर की तरफ आएगा। ऐसा नहीं कि घूम करके ऐसे हो जाए उत्तर पूर्व पश्चिम, यानी कि ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, तो इसके फेस इस डायरेक्शन में आते हैं, ना कि ईस्ट वेस्ट में आते हैं। ठीक, तो इससे पता चलता है कि इसका हालांकि इसमें जब करंट बहती है तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी एक चुंबक बन जाता है। तो देखना यही है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जाहिर सी बात है इसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो एक चुंबक है, तो अगर चुंबक है तो इसमें दो ध्रुव होना चाहिए। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो उसी बात को लिखना है कि यदि धारावाही कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, यदि धारावाही कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इसका एक सिरा जो होता है, मतलब इसका एक तल मतलब इसका एक तल उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा तल दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरा तल
दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अब जो ध्रुव होते हैं, दोनों कुंडली के जो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी अति अल्प, बहुत कम होती है। उन्हें जो है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है अति अल्प होती है, अति अल्प होती। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है? अति अल्प होती है, मतलब बहुत कम होती है। आप एक कुंडली ले लीजिए तो उनके तल जो होंगे उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में बहुत कम होगी। तो इस प्रकार धारावाही कुंडली एक ऐसा निकाय होता है, इस प्रकार धारावाही कुंडली एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, मतलब उनकी ध्रुव सामर्थ्य जो होती है वो बराबर, जिसमें दो बराबर विपरीत चुंबकीय ध्रुव में दो बराबर विपरीत चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, अब इनकी ध्रुवता निकालने, अभी एक तरीका, और इनकी जो ध्रुवता होती है उसको निकालने का एक तरीका, या तो आप स्वतंत्र को लटका दीजिए तो एक तल दक्षिण की तरफ जाएगा और एक तल उत्तर की तरफ। दूसरा है कि इसमें जो करंट बहती है तो हम क्या करेंगे, कुंडली को सामने रख के देखेंगे। कुंडली को क्या करेंगे? सामने रख के देखेंगे। अगर धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा, हालांकि ये चीज़ हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ लिया है, यदि धारा की दिशा जो है वामावर्त डायरेक्शन में हो, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो सामने वाला जो फेस होगा, तल होगा, वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रही हो तो सामने वाला फेस क्या है? उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। ऐसा आप लोगों ने हाई स्कूल में भी देखा है, अभी बनाएंगे फिगर। तो धारावाही कुंडली की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए धारावाही कुंडली की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए इसको सामने रख के देखते हैं, इसको सामने रखकर देखते हैं, इसको सामने रख कर देखते हैं। धारा की डायरेक्शन से पता करते हैं। यदि कुंडली में धारा क्लॉकवाइज हो, सामने रखकर धारा की दिशा देखते हैं, सामने रख के धारा की दिशा, धारा की दिशा देखते हैं। यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज दिशा डायरेक्शन में हो, यानी कि धारा की दिशा घड़ी के सुइयों की दिशा में हो, यानी धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, मतलब क्लॉकवाइज मतलब समझ लेना कि घड़ी की सुइयों की दिशा में हो। ठीक, क्लॉकवाइज हो तो सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव होता है। सामने वाला तल क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। और यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो तो सामने वाला तल
तो सामने वाला तल क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। तो सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव होता है या उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो सामने वाला तल क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो तो सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव और दूसरा वाला तल उत्तरी ध्रुव होता है। यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो तो सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा वाला तल दक्षिणी ध्रुव होता है। और दूसरा तल क्या हो जाता है? और दूसरा तल जो है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक, तो आप लोग इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो है इसका मतलब फिगर बना के दिखाता हूँ कैसे। हालांकि वो हाई स्कूल में बना के पढ़ चुके हैं, वही वाली चीज़ है। चलिए, तो सामने वाले में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो दक्षिणी ध्रुव होता है और पीछे वाला उसके विपरीत दूसरा तल उत्तरी होता है। अगर सामने से देखने पर उसमें करंट जो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो उत्तरी ध्रुव होगा और उसके पीछे वाला तल जो है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। अब जैसे कि ये कुंडली है, मान लो, अब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो इस आधार पे हम अगर यस बनेगा, यस के डायरेक्शन में करंट बह रही हो तो यस मतलब साउथ, तो सामने वाला दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर कुंडली में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो इस तरह से हो तो उत्तरी ध्रुव बनता है। तो सामने अगर उत्तरी ध्रुव होगा तो दूसरा वाला तल उधर दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ध्रुवता दो तरह से पता करते हैं, एक स्वतंत्रतापूर्वक लटका करके और एक धारा की दिशा देख करके। एक स्वतंत्रतापूर्वक उसको लटका देंगे तो उत्तरी दक्षिणी दिशा में उसके तल ठहरते हैं, और या तो उसके करंट की डायरेक्शन देखेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो सामने वाला फेस साउथ और एंटी क्लॉकवाइज होगा सामने वाला फेस नॉर्थ होगा, मतलब उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक, अब एक तरीका और है कि इनके बीच की जो दूरी होती है दोनों तलों की अति अल्प होती है, न n के बराबर होती है। आप लोग जानते हैं कि एक जो क्षण चुंबक होता है, वो क्या है कि जैसे क्षण चुंबक है जिसके बारे में हम जस्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब समरी के रूप में। तो उसमें दो पोल होते हैं, मतलब अगर कोई भी चुंबक का छोटा से भी छोटा टुकड़ा लिया जाए तो उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक को यस कहा जाता है, एक को नॉर्थ कहा जाता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट अभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ेंगे, क्षण चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा आगे कि जो इसकी क्षेत्र रेखाएं होती हैं, यानी कि क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो अंदर जो होती है वो यस से यन की तरफ होती है और बाहर जो होती है यन से एस की ओर होती है, ऐसे होती है। अंदर क्या है, यस से यन की तरफ होती है। तो उसी आधार पर अगर हमें फेस मान लीजिए कि ये कुंडली है, धारावाहिक कुंडली है, ऐसे है धारावाहिक कुंडली है, इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज ही बह रही है। ठीक, तो सपोज करें, देखिए ये चुंबक है, चुंबक के अंदर जो रेखाओं, जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबकी,
वो यस से निकलती हैं और यन की तरफ आती हैं और बाहर यन से आती हैं, यस पे आके समाप्त नहीं होती हैं, अंदर यस से यन की तरफ चलती हैं। तो मान लीजिए कि ये जो धारावाही कुंडली है वो थोड़ी सी साइज में मोटी है, थोड़ी में साइज में क्या होगी, मोटी होगी। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से भी छेद रेखाएं गुजरेंगी। तो मान लीजिए सपोज करिए कि थोड़ा सा ये की थिकनेस है, थोड़ी सी मोटा है, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक तरफ से गुजरेंगी, एक तरफ से निकलेंगी। तो अब मान लीजिए तो क्षेत्र रेखाएं यहाँ से देख लें, डायरेक्शन देख लेते हैं क्षेत्र रेखाओं। करंट की डायरेक्शन इधर है, यानी कि इसमें करंट ऐसे बह रहा अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ, जस्ट अंदर की तरफ आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे कि चुंबक के अंदर जो इसकी थिकनेस है, चलने की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर है। कहाँ है? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर भी जो प्रवेश करेंगे अंदर, अगर देखा जाए तो अंदर जाएंगी तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब है जो प्रवेश करने वाली डायरेक्शन है यहाँ पे, वो तल क्या हो जाएगा? साउथ। और जस्ट जहाँ से निकलती है उस तल क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो हम अगर इस तरह से भी, अगर किसी धारावाही कुंडली में जिस तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी वो तल हो जाएगा साउथ वाला, मतलब दक्षिणी ध्रुव, और जिधर से निकल रही हैं वो वाला तल क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। यानी यहाँ से जो प्रवेश करती हैं, ठीक है, अगर इसकी कुछ थिकनेस होगी तो अंदर की बात करें तो अंदर किधर से किधर चलेंगे? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो जस्ट इसके ऊपर वाला तल क्या हो जाएगा? साउथ, और जस्ट इसके नीचे वाला तल क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो जहाँ से प्रवेश करेंगी वो है साउथ, और जहाँ से निकलेंगी वो है नॉर्थ। ठीक, जैसे कि चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है, साउथ से नॉर्थ की ओर। उसी तरह से इसके अंदर भी क्या है? साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगे। ठीक, यानी कि अगर इसको प्रवेश करना होगा, फिर से अगर मुड़ने की बात होगा तो ऐसे आएंगे। इसका मतलब साउथ, अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। तो ठीक उसके सामने वाला फेस जहाँ से प्रवेश कर रहे हैं तो साउथ होगा, जहाँ से निकल रहे हैं वो नॉर्थ होगा। एक तरीका ये है करंट की डायरेक्शन देख करके और एक लटका करके। अब इसकी है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो विद्युत क्षेत्र है ना उसकी जितनी भी घटनाएं हैं, हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र, उसकी जितनी भी घटनाएं हैं उसके तुलना के आधार पर, यानी उसकी तुल्यता के आधार पर हम इसके सारे फार्मूले को लिखेंगे, इसके सारे फार्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक उसके तुलना के आधार पर, मतलब उसकी तुल्यता, सिमिलरिटी के आधार पर। बस फर्क ये है कि वहाँ पे जो चार्ज होते थे इनमें अंतर क्या है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आप अलग अलग पा सकते थे। चार्ज जो है मोनो, मतलब एग्जिस्ट करता है, मतलब है कि सिंगल, एकल चार्ज की अस्तित्वता होती है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों ध्रुव होते हैं यस और यन, वो उनका सिंगल अस्तित्वता नहीं होती है, यानी कि इनके जो एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप सोचें कि सिंगल यस मिल जाए तो नहीं मिलेगा, सिंगल यन मिल जाए तो नहीं मिलेगा, मतलब इनकी जो एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिंगल ध्रुव जो है पाए जाते हैं, इनकी जो अस्तित्व होता है कि एकल प्लस मिल जाएगा और एकल नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, लेकिन एकल यस और एकल यन नहीं मिलेगा। ये दोनों कितना हो छोटे टुकड़े कर दिया जाए, यस और यन साथ साथ मिलते हैं, ये दोनों में डिफरेंट है। हालांकि इसकी जितने भी फार्मूले ड्राइव किए गए, जो घटनाएं उसी की तुल्यता के आधार पर इनके सारे फार्मूले ड्राइव किए जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बिहेवियर जो है उसी तरह का है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि
वैद्युत द्विध्रुव है होते हैं, जिसके दो ध्रुव होते हैं, दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो एकल आवेश का अस्तित्व होता है, लेकिन एकल ध्रुव चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, ये थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे कि विद्युत द्विध्रुव हुए होते हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें कि दो बराबर और विपरीत आवेशित चार्ज होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनकी बीच की दूरी सुविधा के लिए हम लोग 2l ली गई थी। ठीक, सुविधा के लिए क्या लिया गया था, 2l। तो इसका जो चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था, वो होता था एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ऐसे इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश जो है अदिश राशि होती है ना। तो ये होता है, यानी मैग्नीट्यूड में लिखा जाए तो 2ql होता है। ठीक, अब जो है उसी तरह से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई बार मैग्नेट हो, छड़ चुंबक हो, तो जिसके दो ध्रुव होते हैं S और N, और इसकी जो डायरेक्शन होती है आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि जो P की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की होती है। तो अब इसकी जो ध्रुवता होती है, मतलब इसका जो चुंबकत्व होता है, मतलब इसका चुंबकत्व कहाँ पे होता है, सिरों पर होता है, N और S का जो ध्रुव सामर्थ्य जिसको बोला जाता है वो कहाँ पे होता है, सिरों पर होता है, बीच में ये उदासीन होता है, जैसे जैसे बीच में आते हैं ये उदासीन होता है। तो इसकी जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उसी को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति, जिसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। इसके तुल्यता के आधार पे यस वाले को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से दिखाया जाता है ना। इसकी जो सामर्थ्य ध्रुव सामर्थ्य -m नेगेटिव होता है और ये +m होता है पॉजिटिव होता है, जो इसकी ध्रुव सामर्थ्य होती है। ठीक, तो इसकी जो ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है उसी तरह से इनके बीच की दूरी अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं, वो भी 2l ही ले लेते हैं, तो इसका एक ध्रुव सामर्थ्य और इनके बीच की दूरी। ठीक, तो ये होता है। या मैग्नीट्यूड की बात करें तो m बराबर m इंटू 2l। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो होती है S से N की तरफ होती है, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है, यानी कि जो चुंबक के अंदर जो छेद रेखाओं की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, साउथ से नॉर्थ, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। तो अभी आगे हम तुल्यता के आधार पर इसका फार्मूला निकालेंगे। उसी तरह से धारावाही अगर कोई कुंडली है और इसमें I करंट बह रही है और इसकी एरिया अगर मान लीजिए A है, एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो I इंटू A होता है, मतलब करंट बह रही है प्लस एरिया। धारावाहिक कुंडली में करंट कितनी बह रही है और इंटू उसकी एरिया कितनी, मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो m बराबर IA। अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या n है
तो हो जाएगा एन आई। ये अभी हम लोग एक तुल्यता के आधार पर इसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे, है ना। बल आघूर्ण वाला भी हम चैप्टर पढ़ेंगे कि अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाहिक कुंडली रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है। उसी बल आघूर्ण के फार्मूले से और वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर भी एक बल आघूर्ण लगता था, टाउ बराबर लगता था पी ई साइन थीटा। तो उसी तरह इसका भी फार्मूला आएगा। अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या n मान लेंगे तो एन आई ए बी साइन थीटा, इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो देखिए वहाँ पे ये फार्मूले की अगर तुल्यता पे आधार सिमिलरिटी देखा जाए तो ये चीज़ है। देखिए विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा, ये चीज़ें जो है वहाँ पे ये वैद्युत द्विध्रुव को बताता था, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें किसको बताएंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को। इसीलिए यम से प्रदर्शित करते हैं तो एन आई क्या हो जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक ना। तो इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव का जो फार्मूला है धारावाहिक कुंडली का, तो उसमें बहने वाली करंट इनटू उस कुंडली का तल की एरिया क्या होगा, और इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है। इसके भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिणी होता है उत्तरी, तो इसकी भी डायरेक्शन होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक। तो इसीलिए धारावाहिक कुंडली जिसका एरिया ए हो तो उसका चुंबकीय जो है आघूर्ण जो होता है ये होता है करंट इनटू एरिया, ठीक ना। एरिया वेक्टर भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एरिया की जो डायरेक्शन होगी वही चुंबकीय द्विध्रुव की डायरेक्शन होती है। तो एरिया की वही डायरेक्शन ली जाती है जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है। जिधर डायरेक्शन होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, वही डायरेक्शन हम कुंडली के एरिया की भी लेते हैं, ठीक। यानी कि जिस फेज से छेद रेखाएं निकलेंगी वही एरिया वेक्टर लिया जाएगा, जिससे प्रवेश करेंगी वो नहीं, है ना। तो ये था चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, और इस पे बहुत सारे सवाल भी आएंगे, लगाना है जैसे कि अब जैसे कि ये है 3 डायमेंशन में है, बाकी और भी सवाल हम लोग जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो उसमें बताएंगे, जैसे कि ये x में है, ये y में है, ये z में है। तो x z में प्लेन में अगर कोई सर्किल है, अरे मतलब धारावाही लूप है, इसमें करंट ऐसे बह रही है और रेडियस इसका मान लीजिए a है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण और उसकी डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन जैसे आई और जे और के कैप से बताया जाता है। तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी, चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन जो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब इसमें देख लीजिए, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए जो सबसे अच्छा नियम ये है कि उंगलियों को धारा की दिशा में कर्ल करेंगे, अंगूठा जो है तो चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, चुंबकीय आघूर्ण की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। पीछे हमने बताया भी था धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो इसी से निकाल लिया जाता है। तो ये कर्ल जो उंगलियों को कर्लिंग वाली चीज़ है वो करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन या क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगा। तो इधर में क्या है, करंट ऐसे बह रही है और प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे बह रही है, अंदर की तरफ है। अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ है, क्योंकि तल तो ऐसा है भाई, तल ऐसा, ये वाई उठा है, यक्स है, जेड है, वाई, तल ऐसा है। तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे से घूम रही है, तो ऊपर वाला फेस कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज है ना, तो साउथ बनेगा, और नीचे वाला फेस नॉर्थ बनेगा, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी डायरेक्शन, यानी एम की डायरेक्शन ये होगी। तो नीचे वाला फेस भी एरिया
तो जाहिर सी बात है कि जेड जो वाई है वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो ये होता आई ए। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आई करंट बह ही रही है इसमें, और इसकी एरिया जो होगी पाई ए स्क्वायर माइनस जे कैप। ठीक, माइनस जे कैप में है, नीचे है ना, आई इस तरह से है, नीचे आ रही है, तो वाई की डायरेक्शन में प्लस जे होता है, उसके नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस जे कैप आएगा। तो और भी सवाल हम लेंगे, इसके कुछ ट्रिक्स हैं तो बाद में देखेंगे। इसी तरह से इसको मिटा दें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक सवाल देखते हैं, इसके बाद चलते हैं कि अगर किसी बायचुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर को रखा जाए तो उस पर कितना बल लागू होता है। चलिए अब ये वाला फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, ये कर चुके हैं। हमने केवल तुल्यता के आधार पे ये समझाने के लिए बताया कि क्यों हमने यम बराबर आई ए ले लिया, धारावाहिक कुंडली का जो द्विध्रुव का आघूर्ण क्यों ये होता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, जेड डायरेक्शन। अब एक्स वाई प्लेन में अगर कोई ले लिया गया धारावाही लूप, और ये करंट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज बह रही, मान लीजिए इसकी लेंथ ये है और ये बी है, तो इसका ये धारावाही लूप है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, यम हमको निकालना है। वेक्टर फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड आई ए वेक्टर होता है। तो अब देखिए आई करंट बह रही है इसमें, मान लो, तो ये तो आई हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, आयताकार है। कुंडली मतलब किसी शेप की हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, है ना। तो आयताकार है या कोई वर्गाकार हो सकती है। तो आयताकार की एरिया ए बी होती है, ये हो जाएगा। डायरेक्शन देख लेते हैं किधर है इसकी। तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की ओर होगा, मतलब इस प्लेन में है तो जेड प्लेन में, जेड। ठीक, तो अब अंदर की तरफ नहीं है, सामने है, ऐसे है, तो जेड के ही डायरेक्शन में होगी, तो यानी कि ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई ए बी करूँगा। इस तरह से और भी 2 सवाल 3 सवाल हैं, उसे हम लोग जो है आगे देखेंगे। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि सवाल में कोई पैरेललोग्राम है या कोई ट्रायंगुलर शेप का है, तो इसमें अगर करंट बह रही है, मतलब अगर धारावाहिक कुंडली है या इसमें, तो इसकी जो एरिया निकालेंगे तो कोई भी 2 साइड ले लिया जाता है इसमें। वेक्टर में आप देखे होंगे, तो अगर इसकी एरिया लेना है तो मान लीजिए ए बी सी डी है और ये मान लीजिए ए बी सी है, तो एरिया के लिए कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। जैसे वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी ले सकते हैं, या आप बी सी क्रॉस सी डी ले सकते हैं, या आप सी डी क्रॉस डी ले सकते हैं। ऐसा मतलब ये कोई भी 2 साइड लेकर के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक ना, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा गया है हम लोग वेक्टर में। उसी तरह से इसमें क्या होता है, ट्रायंगल में जो है हाफ कर दिया जाता है एरिया के लिए, तो हाफ इसकी कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर हो जाएगा, या हाफ बी सी क्रॉस ए सी हो जाएगा, या हाफ ए सी क्रॉस ए बी
तो इन तीनों में से कोई लिया सबके लिए ट्रू होता है। इस पे सवाल देखा जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए एक तल और इसमें है इसी सवाल में, जैसे कि इसी सवाल में जैसे कि दो तल हैं, एक तल मान लीजिए और है, ठीक, और करंट ऐसे ही मान लीजिए बह रही है। यहाँ पे अगर करंट नहीं है ना, तो यहाँ पे दो तल को अलग अलग मानेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, एक करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे और एक करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे, बट डायरेक्शन दे देंगे, क्योंकि यहाँ नेट करंट तभी आई नेट तभी यहाँ पे क्या है, 0 है। आई नेट क्या है, तभी यहाँ पे 0 है। मतलब यहाँ पे करंट एक तो इधर से फ्लो हो जाएगी, एक तो इधर से हो जाएगी। तो नेट करंट 0 दिखाना है, लेकिन फिर भी हमें करंट की डायरेक्शन को लेना है। अब क्या है कि यहाँ से करंट इस तरह से बह रही है और वो करंट इस तरह से बह रही है, तो इसमें ऐसे ऐसे लेंगे और इसमें ऐसे ऐसे लेंगे, इसमें ऐसे और इसमें भी ऐसे। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे कि इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर वेक्टर ढंग से जो है उसका जोड़ देंगे दोनों को। डायरेक्शन देखेंगे उनके बीच का एंगल, क्योंकि वेक्टर का जो जोड़ना घटाना वो बीच के एंगल पर निर्भर करता है, क्योंकि वेक्टर राशि है। तो अब देखिए करंट ऐसे जा रही है, एक्स वाई तल में है, तो इसका इधर आएगा, है ना। और इसका जो है देखिए ये इस तल में है, मतलब ये तो ऐसे है तो इधर हो गया जेड की डायरेक्शन में, और ये जो है ऐसे तल है तो इसका देखें इसमें भी करंट ऐसे जा रही है तो इसमें ऊपर होगा, यानी इसमें ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इसमें ऐसे हो जाएगा, यानी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये जेड की डायरेक्शन में और ये वाई की डायरेक्शन में होगा। अगर इनकी लेंथ दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, अगर ये भी ए बी है और ये भी ए बी है तो आप निकाल सकते हैं। आप देखेंगे तो एक M1 जो आएगा आई ए बी, ये क्या है के कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा, और M2 है इसको देखेंगे तो आई ए बी, ये ऊपर की है तो जे कैप के डायरेक्शन में होगा। इसको अगर हम जोड़ें M अगर लेंगे तो M1 हो जाएगा, जोड़ देंगे M2 हो जाएगा, आई ए बी के कैप आई ए बी जे कैप। जे मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए तो M बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस आई ए बी का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री होता है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण, तो 90 माने 0 हो जाएगा, तो 2ab खत्म हो जाएगा। ये ऐसा निकालने के लिए पहले जो है बहुत चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक, एरिया में आप ट्रायंगल है तो हाफ करके कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, पैरेललोग्राम है अगर इस तरह का है तो कोई भी दो साइड क्रॉस करेंगे का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का गुणा कैसे किया जाता है और सवाल आगे लेंगे तो बताएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम एक टॉपिक, दो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। एक है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। बहुत सिंपल है, जैसा कि आप लोग वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बल लागू रखा है, टाउ पी साइन थीटा, टाउ बराबर, तो इसी तरह का ये भी है। वहाँ पे थीटा जो है वो पी और ई के बीच का कोण होता था, पी और ई के बीच का कोण होता था थीटा, और यहाँ पर भी यम और बी के बीच का होगा। यम जो है उस कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र होगा। और आगे भी बताएंगे कि थीटा किनके बीच का कोण होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन यानी यम की जो डायरेक्शन होती है वो कुंडली के तल के लंबवत होती है, तो उसकी डायरेक्शन और प्लस बी के डायरेक्शन के बीच का, यानी कि कुंडली के तल पर लंब जो कि
यम की डायरेक्शन जो होती है वो धारावाहिक कुंडली हो, आयताकार हो, सर्कुलर हो, यम की डायरेक्शन हमेशा तल के लंबवत अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर ही होती है। हमने निकालने के लिए बताया है कि करंट का मूल्यों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, अंगूठा जिधर जाएगा वो यम की डायरेक्शन होगी। तो चलिए इसको हल कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका मैग्नीट्यूड आएगा और ये वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और हम जो है चलते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन की तरफ जो कि बोर्ड में पूछा भी जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारी हेडिंग है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक कुंडली पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण क्या होता है? जो कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कुंडली को उसके अक्ष के अनुदिश घुमाएगा का सूत्र या व्यंजक जो भी आप कहेंगे। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक कुंडली, तो हम यहाँ आयताकार कुंडली लेंगे सुविधा के लिए, ज़्यादा आसानी से निकालने के लिए। कि यहाँ पे कागज़ के तल में मानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, बाएं से दाएं ले लेते हैं, मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, की डायरेक्शन है b, इस डायरेक्शन में है। और इसमें एक कुंडली आयताकार कुंडली ले लेते हैं जिसकी लंबाई l हो और चौड़ाई b हो और फेरों की संख्या n हो। तो n फेरों वाली l लंबाई b चौड़ाई की एक आयताकार कुंडली जो है कागज़ के तल में रख देते हैं। मतलब ये लंबाई जो है लंबी भुजा वाली लंबाई जो है, चौड़ाई लंबाई किसी तरह यह लंबाई और b चौड़ाई है। ठीक, एक धारावाहिक कुंडली को आयताकार कुंडली को रख देते हैं और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें मान लीजिए बह रही है I एम्पीयर के खिलाफ। अब देखें कि ये आयताकार कुंडली है, इसका नाम भी रख सकते हैं ए बी, चाहे तो रख दीजिए, चाहे ए बी सी डी। तो एक ए बी सी डी आयताकार कुंडली है जो कागज़ के तल में रखी हुई है और कागज़ के तल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमने लिया है वो बाएं से दाएं की तरफ है और उसी में ऐसे कुंडली को रख दिया गया है। ठीक, अगर तल ऐसे है तो कुंडली भी इसके ऊपर ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाएं से दाएं। जैसे कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल आघूर्ण काम करने लगता है जो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इसको घुमाने यानी घूर्णन गति प्रदान करता है, इसको घुमाने का प्रयास करता है। ठीक, इसको क्या करता है? घुमाने का प्रयास करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होता है, साइड क्षेत्र के कारण इस धारावाहिक लूप पर कुंडली है या इसके फेरे जो यन है इस पे, इसके हर साइडों पे क्या होता है, क्षेत्र के कारण फोर्स लगता है। तो कोई फोर्स होगा, किसी साइड पे फोर्स 0 लगेगा, किसी साइड पे लगेगा बराबर लगेगा, विपरीत लगेगा।
जो दो फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के लगेंगे, परस्पर पैरेलल होंगे और विपरीत डायरेक्शन में होंगे, अलग अलग पॉइंट पे होंगे, तो दोनों मिलकर कपल बना लेते हैं, बलयुग बना लेते हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। ठीक उन्हीं के कारण इस पर एक बल आघूर्ण लगता है, बल के कारण ही बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का काम होता है अक्ष के परितः घुमाना। ठीक जैसे कि रेखीय गति में क्या होता है, फोर्स का जो काम होता है, वही घूर्णन गति में बल आघूर्ण का काम होता है। देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, या चलिए पहले लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं तो इसके बारे में, तो इसके बाद इसको बताते हैं कि इसको फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, है ना। धारावाही चालक तार को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, IL/V sin थीटा। जहाँ चालक तार में I करंट बहती है, उसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, थीटा कोण पे करंट की डायरेक्शन से B के डायरेक्शन में IL की जो डायरेक्शन होती है और B के डायरेक्शन के बीच का कोण क्या होता है, थीटा होता है। ये वेक्टर का काम करता है और ये वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। थीटा जो है IL की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन वही L की डायरेक्शन होती है और B के डायरेक्शन के बीच का कोण होता है। और यहाँ पे अब देखते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कागज़ के तल में, माना कागज़ के तल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, माना कागज़ के तल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V जो है वो बाएं से, V की दिशा जो है ऐसे लिख देते हैं, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर से किधर है, बाएं से दाएं की ओर। इसमें स्मॉल l लंबाई और B चौड़ाई का एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली कागज के तल में रखी हुई। यहाँ पे एक चीज़ है, फेरा भी लिया ना, तो इसमें l लंबाई B चौड़ाई हुआ n फेरों की एक आयताकार जो है कुंडली कागज तल में रखी हुई है, कागज तल में रखी हुई, और इसमें I प्रवणता की धारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही, क्लॉकवाइज बह रही है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में बह रही। इतनी चीजें सामने हैं। अब क्या करना है, अब देखना है फोर्स किधर से किधर लगता है, ये देखना है। अब देखिए इसमें ये दो साइड जो है वो क्षेत्र के डायरेक्शन में है, तो इस पे तो लगने वाला फोर्स 0 होगा, क्योंकि इनके और इनके बीच का जो कोण है वो एक पे 180 अंश होगा, एक पे 0 होगा, तो साइन 0 180 अंश का मान 0 होता है, तो इस पे फोर्स लगेगा जो चुंबकीय फोर्स है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और इस साइड पर भी क्या होगा, या फिर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है, यानी जो लेंथ है तार की, उसकी डायरेक्शन B के डायरेक्शन में है, पैरेलल है, और यहाँ पे एंटी पैरेलल है।
तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ 180 अंश है इसलिए साइन 0 और 180 अंश का मान 0 होता है, इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ आते हैं, देखिए आई की जो डायरेक्शन है ऊपर है और बी की जो डायरेक्शन है उनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, यानी साइन 90 का मान 1 होता है। तो फोर्स जो है लगेगा इस पर कितना लगेगा आई एल डी मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पर लगेगा और वो देखना है तो इस पर भी लगेगा और पर देखना है कि किस डायरेक्शन में लगेगा। तो चलिए यहाँ पर जो है अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में क्या होता है, ये छेद की डायरेक्शन इधर है, करंट ऊपर जा रही, क्षेत्र इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर, अंगूठा बल बताता है तो अंदर की, यानी कि कहने का मतलब है कि इस पे जो फोर्स लगेगा आई एल बी इस साइड अंदर की ओर लगेगा। उसी तरह से इधर देखेंगे तो करंट नीचे आ रही है, क्षेत्र उधर है, फोर्स क्या होगा सामने आएगा बाहर की। तो इस साइड पर फोर्स क्या लग रहा है बाहर की ओर लग रहा है और कितना लग रहा है आई एल बी, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री है। करंट की डायरेक्शन से और बी के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान क्या था 1 तो, और ये दोनों पैरेलल होंगे छेद की डायरेक्शन में, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो फोर्स लगे, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के और सेम मैग्नीट्यूड के, बराबर विपरीत हैं और समांतर बल जो है कुंडली के भुजाओं पे किस पे लगते हैं ए बी और डी सी पर। दो बराबर विपरीत और समांतर बल लगते हैं, दोनों मिलकर के बलयून बना लेंगे और वो क्या करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कुंडली को घूर्णन गति प्रदान करेंगे और इस साइड पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यही बात लिखना है कि कुंडली की भुजा जो है BC और AD चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण ना, या नीचे से लिखेंगे कि कुंडली की भुजा BC व AD चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण इस पर क्षेत्र के कारण कोई बल नहीं लगता, समांतर होने के कारण इस पर क्षेत्र के कारण कोई बल नहीं लगता। तो देखिए इस पे क्षेत्र के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये समांतर है, इनके बीच का कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 और 180। तो और किस भुजा पे लगेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि कुंडली की भुजा क्या है CD, CD और AB पर लग रहा है ना। कुंडली की भुजा CD और AB पर दो बराबर व विपरीत, बराबर विपरीत व समांतर, बराबर विपरीत व समांतर बल कितना है ILB मैग्नीट्यूड, यानी CD और AB पर बराबर विपरीत और समांतर बल लगते हैं। चुंबकीय बल सॉरी ये समांतर चुंबकीय बल ILB लगते हैं, समांतर चुंबकीय बल ILB लगते हैं। तो जब अलग अलग पॉइंट पे दो बराबर विपरीत और समांतर बल लगते हैं एक ही मैग्नीट्यूड के, तो वो दोनों मिल करके निरस्त नहीं होते, कपल बल। अगर ये एक पॉइंट पे दोनों होते तो एक दूसरे को निरस्त कर देते। अब चूंकि अलग अलग पॉइंट पे हैं, बराबर है, समांतर है, तो मिलकर ये कपुल बनाएंगे जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर वॉल्यूम बना लेते हैं और कुंडली को घूर्णन गति प्रदान करते हैं। तो ये दोनों बल मिलकर ये दोनों बल जो है
मिलकर बलयुग बना लेते हैं और कुंडली को घूर्णन गति प्रदान करते हैं। कुंडली को क्या करते हैं? घूर्णन गति प्रदान करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा एक फिगर हम और बनाएंगे, ठीक है ना, सुविधा के लिए। चलिए ठीक। अब जो कुंडली का जो आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी, हालांकि वो इसके तल के लंबवत होगी। तो अभी हम लोग जो थीटा होगा अभी लेंगे कि मान लें कि किसी क्षण कुंडली इस प्रकार घूमती है कि कुंडली के तल पर लंब छेद के साथ थीटा कोण बनाए। तो जो कुंडली के तल पे जो लंब होगा ना, वही जो डायरेक्शन होगी इस कुंडली के धारावाही कुंडली के कारण जो छेद की डायरेक्शन होगी वो इस कुंडली के लंब के डायरेक्शन में होगी। और वही डायरेक्शन जो होगी वो इसकी होगी, क्या नाम है, इसके चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होगी। चुंबकीय आघूर्ण मतलब धारा इंटू इसकी एरिया। तो धारा इंटू ILB होगा, स्मॉल l एंड स्मॉल b, है ना। उसी ILB को हम बाद में जा कर के EM लिखेंगे तुल्यता के आधार पर। और इसमें फेरों की संख्या n है तो n से भी गुणा कर देंगे। तो जो भी है इसके तल के लंबवत ही इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसके छेद की, और वही डायरेक्शन भी होगी चुंबकीय आघूर्ण की भी होगी, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। अभी नीचे लिखेंगे भी। एक चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाया, सॉरी, दिमाग से उतर गया। हमने तो फार्मूला लिखा था, मात्रक नहीं लिख पाए। तो मात्रक चलिए इसमें हम बता देते हैं, इसमें डायरेक्शन भी बता देंगे, हालांकि वहाँ भी बता देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और एक छोटा सा दूसरा फिगर बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि यदि किसी क्षण कुंडली इस प्रकार घूमती है, यदि किसी क्षण कुंडली इस प्रकार घूमती है कि कुंडली पर लंब छेद के साथ, कुंडली पर लंब जो होता है, कुंडली पर लंब का अच्छा है कि कुंडली के तल पर लंब, कुंडली के तल पर लंब छेद के साथ थीटा कोण बनाए। कितना कोण बनाए? थीटा कोण बनाए। तो अब थीटा कोण बनाएंगे तो कहने का मतलब है कि हमारा ये छेद का डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में है। और कुंडली का जो हम क्या करते हैं कि जो तल है वो इस तरह से ले रहे हैं, जैसे कि ये हमने कुंडली लिया हुआ था, तो कुंडली के बीच का ये तल को हम एक लाइन से दिखा रहे हैं, ये है ना, ये वाला तल की डायरेक्शन या ये वाला, इसको एक लाइन से दिखा रहे हैं तल को, यहाँ पे सुविधा के लिए इसको एक लाइन से दिखा रहे हैं। तो तल को मान लेते हैं इस तरह से, और तल ये है, और तल पर जो लंब है, लंब ऐसे हम बना दे रहे हैं।
छेद के साथ थीटा कोण बनाए, यानी कुंडली के तल पर लंब जो है छेद के साथ थीटा कोण बनाए और कुंडली का तल कितना बनाए 90 माइनस थीटा कोण बनाए तथा तल जो है 90 माइनस थीटा कोण बनाए। तो इधर लिख देते हैं क्योंकि अब यहाँ बनाना है। थीटा कोण बनाए तथा कुंडली का तल 90 माइनस थीटा कोण बनाए तो, बनाता हो या बनाए तो, ये तल मतलब कुंडली के तल को हम एक लाइन से लिखा है, ठीक ना। जाहिर सी बात है ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, यानी कुंडली का तल जो है कितना कोण बना रहा है 90 माइनस थीटा, और तल पर जो लंब है वो कितना कोण बना रहा है थीटा कोण, ठीक। यानी कि जो एरिया की डायरेक्शन है ये है, और एरिया की डायरेक्शन तल की जो डायरेक्शन ये है, एरिया की जो डायरेक्शन होती है तल पर खींचे गए लंब के दिशा में होती है, और वही छेद की डायरेक्शन, इसके छेद की डायरेक्शन क्या करें, जो धारावाही कुंडली का चूंकि जो आघूर्ण होता है उसकी भी डायरेक्शन तल के लंबवत ही होगी, तो उसके और इसके बीच का कोण थीटा है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ और है कि ये हमने जो दिखाया है इसको मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं BC, है ना, BC नाम दे देते हैं, यहाँ BC नाम है, हमने ABCD रखा था ना इस तरह नाम, ABC, तो ये वाला साइड को हमने एक तल के रूप में मान लिया था। फिर यहाँ पे BC है तो यहाँ पे D आएगा, अब जो भी आएगा वो D लिया जाएगा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसका बलाघूर्ण निकालते हैं तो बलाघूर्ण पे लिखते हैं कि कुंडली पे लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है वो बलयुग्म का एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो उसी को लिख लेते हैं, इसके बाद लंबवत दूरी लेते हैं। हमने क्या लिखा था कि क्या करेगा कि एक बलयुग्म बना लेता है जो कुंडली को घूर्णन गति प्रदान करता, अतः कुंडली पे लगने वाला बल आघूर्ण, अतः कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र होता है बलयुग्म का एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए एक बल जो है एक साइड पर लगेगा, जैसे कि हमने वहाँ पे जो भी रखा है, एक कुंडली का तल था ना, इस तरह से हमने तल ले लिया है, तो ये BC था तो ये भी BC है, हमने ले लिया। तो एक पे फोर्स इस पे इधर IL भी लग रहा था और इधर भी IL भी लग रहा है, तो यही है, मान लो BC है, B अलग से लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये दोनों हैं बल, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी ये दिखाना है, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी। तो लंबवत के लिए क्या करना है कि इन दोनों सिरों से क्या है पैरेलल लाइन खींच देते हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए ये पैरेलल खींच दिया और यहाँ से पैरेलल खींच दिया। अब इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी जो होती है वो ये होती है, जिसको हम मान लीजिए D। दोनों बलों से होकर पैरेलल लाइन खींची, मतलब परस्पर पैरेलल, और इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या होगी, उनके लंबवत होगी। एक बल यहाँ पे एक बल यहाँ पे ऐसे लग रहा है, इनके बीच की लंबवत दूरी ये होगी, बल ऐसे लग रहा है एक अंदर की ओर, यही तो उनके बीच की लंबवत दूरी होगी जो 90 डिग्री बल से बनाएगी।
तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये भी ये थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये BC को हमने जो इसकी चौड़ाई है क्या लिया हुआ था, उसकी जो चौड़ाई है उसमें क्या है, कोई भी रख दो, हमने L लिया था या B लिया था, जो भी लिया था हमने फिगर में इसको, इसे L लिया था, इसे B लिया था। चलो इसे L B से कोई फ़र्क नहीं है, वो तो आएगा। तो चलो जैसे कि ये वाली साइड जो है BC, ये क्या थी? L थी। ये जो छोटी वाली थी वो B थी। या इसे B मानिए, इसे L मानिए, किसी को मानिए, वो तो गुणा में आएगा ही आएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये तो L है, ये पूरी लंबाई कितनी है? L है। यही तो इस तरह से दिखाया गया है, मतलब कुंडली इस प्रकार घूमती है कि उस पर लंब थीटा कोण बना। तो जाहिर सी बात है, ये L है और ये थीटा है और ये लंब है, तो ये कितना हो जाएगा? हमें अगर BC निकालना है, ओ सॉरी, ये क्या है ना कि हम लोग गलती कर दिए ना, इसीलिए तो हम क्या है कि आ क्यों नहीं रहा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल, नाइन्टी माइनस थीटा ये वाला एंगल है। तो यहाँ से देखा जाए ये 90 है, तो ये थीटा है। अब सही है, इस थीटा के सामने ये लंब होगा, ठीक। अब यहाँ से लंबवत दूरी है, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ से निकाल लें, देखें साइन थीटा। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं जो है 90 माइनस थीटा इसे समझ गया, जबकि 90 माइनस थीटा ये वर्टिकल एंगल होना चाहिए ना, इसीलिए तो मैं सोचा आ क्यों नहीं रहा। तो असल में कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, ये कोड यहाँ होने की वजह से हम जो है सोचे ये 90 है थीटा, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा होगा, लेकिन ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये थीटा होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने पूजा होती है लंब, जिसको हमें पता करना है, और कर्ण यहाँ पे L है। तो DC बराबर क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। हालांकि साइड हमने क्या लिया था? ये वाली L और ये वाली B। अगर ये वाली B लेते, ये वाली L लेते, तो यहाँ पे B आता है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं B साइन थीटा। तो DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? DC की जगह लिख सकते हैं हम लोग ये L साइन थीटा। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? L साइन थीटा। लंबवत दूरी हो जाएगी L साइन थीटा। तो रख देते हैं। तो टाउ बल, आघूर्ण को टाउ से, बल I, सॉरी यहाँ पे क्या है, ILB था ना। तो एक काम करिए कि ये वाली साइड को जो इस तरह से थी उसको आप L ले लीजिए, ये वाली साइड जो इस तरह से थी उसको B ले लीजिए, क्योंकि हमने फोर्स जो ILB ले लिया है फिगर में, तो वो ज़्यादा बदलना पड़ेगा। आप क्या करिए, एक मिनट, आई एम सॉरी, कि ये जो हमने बनाया था कुंडली को जो हमने बनाया था, तो इसे L और इसे B माना था ना। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगा, तो हमने इसको क्या लिख दिया था? इसको लिख दिया था ILB, जबकि ये B था, तो हमको IBB लिखना चाहिए था। तो अब क्या करिए, वहाँ पे कुछ मत करिए, L को मिटा करके आप B कर दीजिए। फिगर थोड़ा सा ये वाला छोटा बनाइएगा लंबा, और इसे मिटा करके L बना दीजिएगा। एक काम करिए, क्योंकि ये L लंबाई है, I करंट जा रही है, तो फोर्स कितना लगेगा? ILB, ठीक, थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये B मानिएगा, ये साइड L मानिएगा, तो इसीलिए ये साइड B हो जाएगी, ठीक। थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, फिगर में थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, कि क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जो फोर्स लिया था वो ILB, तो वो हमको, जबकि वहाँ फोर्स अगर हम लोग IB साइन थीटा ले लिए होते तो सुधार करने की ज़रूरत नहीं। अब जो कि फोर्स को कहाँ कहाँ मिटाएंगे, तो इस वाली साइड को आप लोग L मान लीजिएगा, ये वाली साइड को हम D मानते हैं। जो ऐसे घूमा ना, तो सीधी थी और घूम गई, तो हमने एक फिगर बना दिया है यहाँ पे अलग से समझाने के लिए। तो आप कुछ मत करिए, L को मिटा के B लिख दीजिएगा,
और बी को मिटा के एल रख दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ फोर्स में एल लेंथ ले लिया है या आई एल बी फोर्स लिखा है थोड़ा ना, तो ये काम कर लीजिएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बी लिख दे रहे हैं, बी साइन थीटा, ठीक, क्योंकि अब कर्ण का काम बी कर रहा है। तो एक बल लेंगे तो बल क्या था, आई एल बी था, अब दोनों बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, बी साइन थीटा। ऐसा करना जरूरी, या तो बल में आप बी बना दीजिए, यहाँ एल साइन थीटा लिखिए, तो हमारा टाउ बन के क्या आ गया, आई एल बी को एक साथ लीजिए, बी साइन थीटा। अब हमने फेरों की संख्या भी एन लिया था ना, तो आगे एन से गुणा कर दीजिए। कुंडली में फेरों की संख्या क्या थी, एन थी, तो उसमें एन से गुणा कर दीजिए, क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा था वो एन कुंडली पर बल लगेगा, तो आगे एन लगा दीजिए इसमें। तो वहाँ फिगर में भी आगे आई एल बी के आगे एन बढ़ा लीजिएगा। आई एल बी के आगे क्या है, क्योंकि एन कुंडली में एन फेरे हैं तो सभी फेरों पर वो बल लगेगा ना, तो एन आई एल बी लगा दीजिएगा, ठीक। या आप ऐसा करिएगा कि नहीं लिखेगा, बाद में लिख लीजिएगा कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन है तो एन से गुणा कर लीजिएगा। या वहीं फिगर में तो केवल बदलना, फिगर में आई एल बी के आगे एन लगा दीजिए, बस थोड़ा सा ये चेंज करना था कि जिसको बी माने तो उसे एल मानिएगा, जिसको एल माने तो उसको बी मानिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए तो ये हमारा आ गया कुंडली पे लगने वाला बल आघूर्ण, कुंडली पे लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। यदि किसी क्षण कुंडली इस प्रकार घूमती है तो कुंडली के तल पर लंब छेद के साथ थीटा कोण बनाए। ये कुंडली का एक शार्ट रूल लिया गया, साइड ऐसे थी, ऐसे घूमे तो ये साइड ऐसे हो गई, मतलब कुंडली के वाला एक पोर्शन हमने लिया, उस पर लंब यम की डायरेक्शन है, अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे थीटा क्या है, वो लंब कुंडली के तल पर लंब और बी के बीच का कोण। थीटा क्या है, कुंडली के तल पर लंब और बी के बीच का, तो तल पर लंब जो होता है वही चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अतः और कुंडली का तल अगर वो थीटा कोण बनाएगा तो कुंडली का तल से वो 90 माइनस थीटा बनाएगा। सवाल में कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए रहेगा कि कौन इसके साथ कोण बना रहा है, ये अगर ये बना रहा है तो ये निकालने के लिए 90 में से थीटा घटाना होगा, अगर ये बना रहा है तो डायरेक्ट वही मान रख देंगे, सवाल आएगा बताया जाएगा। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन, गलती हो गई थी कि इस साइड को एल मान लिया गया था और इस साइड को बी, तो आप इसको बी मानेंगे ये वाली, और ये वाली एल मानेंगे, क्योंकि हमने इस पे लगने वाला जो फोर्स लिया था आई एल बी ले लिया था, यहाँ एन बढ़ा देना, आई एल बी आगे एन बढ़ा देना, क्योंकि कुंडली में फेरों की संख्या हमने एन मान दी है, तो सभी फेरों में बल लगेगा। तो चूंकि ये यल लेंथ रहेगा तभी यहाँ यल लिख सकते हैं, क्योंकि तार की लंबाई का यल है और चौड़ाई को बी माने, तो आप बस केवल यल की जगह बी की जगह यल और आई एल बी की जगह एन बढ़ा देना, इतना हमारी तरफ से करना, ठीक। वहाँ पर भूल गए आंसर इसके लिए। तो चलिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ऐसा आप लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फार्मूला आ गया, चलिए
अब इसके अधिकतम मैक्सिमम मान देख लेते हैं केसेस। पहला है कि यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 तब कुंडली का तल चुंबकी से साथ का है लंबवत, तल लंबवत। इसका मतलब क्या है कि कुंडली का तल छेद के साथ लंबवत। थीटा दिमाग में रखिएगा किसके बीच का कोण है, कुंडली पर खींचा गया लंब और छेद के बीच का कोण। तो अगर क्षेत्र के साथ तल पर खींचा गया लंब 0 डिग्री कोण बनाएगा या 180 बनाएगा, इसका मतलब है कि कुंडली जो है वो क्षेत्र के क्या है, कुंडली जो छेद के क्या है लंबवत, क्योंकि इस पे खींचा गया तल क्या है इसी डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0 या तल का डायरेक्शन इधर है तो थीटा 180। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत। तो टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 और एक्स की मान 0 मिनिमम हो जाएगा। उसी तरह से केस अगर वो लेते हैं कि यदि थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री हो, सॉरी 90 हो, तो मतलब तल पर खींचा गया लंब बना रहा है, अर्थात कुंडली का तल छेद के समांतर, क्षेत्र के समांतर, यानी कुंडली और क्षेत्र ऐसा है तो कुंडली का तल भी ऐसा और लंब ये है यानी 90 डिग्री। ये तल जो है इसके समांतर। तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए टाउ मैक्सिमम अधिकतम कितना होगा ILB ये, और आगे ND लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ठीक, कुंडली में फेरों की संख्या n है तो लगाइए। अगर आप कुंडली में फेरों की संख्या n नहीं मानते हैं तो कहीं भी n मत लगाइए, सवाल में देता है तो आप n से गुणा कर दीजिए। ठीक, और सरलीकरण चाहते हैं तो n को हटाइए कीजिए, तो ये हो जाएगा अधिकतम। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की तुल्यता के आधार पर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव की तुल्यता, वैद्युत द्विध्रुव की तुल्यता के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण बल आघूर्ण क्या है लगा था उस पर टाउ बराबर PE sin थीटा के तुल्यता के आधार पर P के जगह यहाँ पे क्या है NLIB। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे LB के जगह आप कुंडली का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। जो हमारा फार्मूला आया था वो कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्मॉल LB है ना, तो सुविधा के लिए आप लोग ऐसे लिख लीजिए NIA। तो यहाँ पे A क्या है, L गुणे B को हम लोग क्या कहते हैं, A मतलब कुंडली का क्षेत्रफल।
कुंडली का क्या होता है क्षेत्रफल, आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो NI ये, तो LB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल। तो इसलिए जहाँ पे LB है वहाँ पे कैपिटल A लिख दीजिए, है ना। कि तुल्यता के आधार पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे M से प्रदर्शित करते हैं, तो M बराबर हो जाएगा NIA। देखिए B होता है तो E के जगह B है, साइन थीटा तो मालूम नहीं है, अब P की जगह क्या है N, तो वहाँ पे ये द्विध्रुव का आघूर्ण बताता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे उसके तुल्यता के आधार पे NIA क्या होगा, कुंडली पे लगने, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण बताएगा। तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है M बराबर, अगर कुंडली में एक फेरा है तो केवल M बराबर IA होता है, कुंडली में अगर एक फेरा है तो M बराबर IA होगा। ठीक, अगर N फेरे हैं तो आप लोग N से गुणा कर दीजिएगा। और इसमें जो हमने फार्मूला नीचे आया था ILB साइन थीटा, तो LB की जगह A रखेंगे क्योंकि LB बराबर A यानी कुंडली का क्षेत्रफल आयताकार थी तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब इसी का मात्रक देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। कहाँ से चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन, अभी हमने इसका फार्मूला लिख भी दिया था, तो तुल्यता के आधार पे। ठीक, अब धारावाहिक कुंडली पे लगने वाले बल आघूर्ण से और इस पे द्विध्रुव पे, वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण से अगर हम तुलना करेंगे तो वहाँ पे P जो है वो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था, उसके स्थान पर ये आ रहा है कि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक, यह एक सदिश राशि है, लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक, इसकी दिशा जो होगी यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से, इसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है ना। और मात्रक इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, I का एम्पियर और A का मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब बल आघूर्ण के आधार पर अब चुंबकीय आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की
परिभाषा ले लें, जैसे उसमें लिया गया था बल आघूर्ण के आधार पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो परिभाषा के लिए क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण क्या होता है। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में क्या करेंगे, बल आघूर्ण का अधिकतम मान लिखेंगे, यानी अधिकतम बल आघूर्ण के रूप में यहाँ लिख दीजिए अधिकतम बल आघूर्ण के रूप में, अधिकतम बल आघूर्ण के रूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स क्या होता है, टाउ मैक्स होता है IAB, या n है तो n से गुणा कर दीजिए, क्या करना है। तो यहाँ पर अगर इसका मान m हो, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mb, क्या लिख सकते हैं, mb। ठीक, तो यानी कि टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, mb। NIL को हमने mb लिखा था ना। तो अगर मान लेते हैं कि यदि b की वैल्यू 1 हो जाए तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, m, टाउ मैक्स बराबर m हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, इसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण इस पे चुंबकीय द्विध्रुव पर, इस पर एकांक, b का मान क्या है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता, अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर। इसे चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण m, इस पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। अधिकतम बल आघूर्ण m के बराबर होता है। ठीक, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अब हमें समाप्त करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक टॉपिक हम और पूरा करना चाहते थे, लेकिन समय जा रहा लंबा लग रहा है, तो
लंबा समय होगा तो बोरियस भी होगा, क्योंकि बीच बीच में हमने लंबे वीडियो बनाए हैं, 1 घंटे 50-50 मिनट के वीडियो बन गए, 40 मिनट। तो चलिए, एक टॉपिक छूट रहा है, वो टॉपिक छूट रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर घूर्णन कर रहा है, मतलब रिवोल्यूशन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो एक करंट के धारावाही लूप के तुल्य होता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे और फिर उसका हम लोग उसके थोड़ी संवेग से तुलना करेंगे, फिर उसका बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, धूल नियतांक क्या है, ये तमाम सारी चीज़ें थी। जबकि अभी पढ़ाना है तो हम सोचे थे कि ये भी इसी के साथ हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल जो है हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। और एक टॉपिक इसमें और बचता है, बस समय रहा तो एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है उसे लगाएंगे। तो अभी समझ लीजिए कि कुल 3 वीडियो लेक्चर या 4 वीडियो लेक्चर इसमें और बनने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, इसमें जो कुछ अक्षरों के हेर फेर से कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यल की जगह बी की जगह यल होगा और यल लिखना भूल गए थे। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़ कि कोई मिस्टेक नहीं, केवल अक्षर इधर के इधर हो गए थे। तो मुझे आशा है कि आप लोग उसको करेक्ट करके सुधार लेंगे और समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं और आगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।